जबरदस्त होता है। दूसरे नंबर आज ये बात में आ गया कि इलेक्ट्रोपैथी जो है होम्योपैथी का कॉपी एंड पेस्ट है। बात आ गई थी। मैं थोड़ा समय ले रहा हूं, लेकिन पूरा सर को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि होम्योपैथी का कॉपी एंड पेस्ट है। अब होम्योपैथी का कॉपी पेस्ट क्या है? हमारे यहां भी बहुत से चिकित्सक बंधु हुए, अभी भी तरह तरह के मिसगाइडिंग उनका सेंस होता रहता है, मिसगाइड किया जाता है। क्या? नंबर वन रहा प्लांट। इलेक्ट्रोपैथी प्लांट कहां से आता है? कितनों लोगों को इतना धारणा है कि इलेक्ट्रोपैथी जो है सिर्फ फ्रेश प्लांट से बनता है और नहीं। मैं पूछता हूं कि जो लोग कहते हैं वो क्या किसी फार्मेसी कॉलेज के स्टूडेंट है, टीचर है, प्रोफेसर है? नहीं। इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन फ्रेश प्लांट से भी बनता है, ड्राइड प्लांट से भी बनता है। और इसका एविडेंस जिसको भी देखना है वो जीएचपी रोज 25 to लेकर 31 में चले जाए। उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन है कि हमारे इलेक्ट्रोपैथी का जो मेडिसिन जो बनता है एक्सेप्टेड, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज जो प्रोसेस है वो है जिम्पल प्रोसेस एंड क्रॉस मेथड। अब जहां जिम्पल प्रोसेस का बात आता है तो जिम्पल प्रोसेस में दो तरह का बात लिखा गया है। नंबर 1 जो है 25 जो है रूल्स है, अकॉर्डिंग टू दैट मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेश प्लांट दो which are easily available to our doorsteps, but those plants who are imported or I think exotic plants are there, from where you will get the fresh one. And for that Jimple has given second formula कि you may prepare electropathy medicine from dried plant too, but you must have the proper knowledge about what moisture content of that particular plant which you are using, and accordingly थ्योडोटॉस जिसको कि हम लोगों ने गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट इस प्रोसेस को माना है, तो उसमें थ्योडोटॉस में भी अगर आप देखें तो उसका जो 5 डिफरेंट मेथड है 26, 27, 28, 29 एंड 30, इसमें वेरिएशंस है। वेरिएशन मींस व्हाट? कि अकॉर्डिंग टू द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द प्लांट द प्रोसेस डिफर फ्रॉम वन टू अनदर। जो फर्स्ट जो है 26 जो है उसमें जो प्लांट का मॉइस्चर वैल्यू अप टू 70% होता है उसका, फिर 70 से 40 तक मॉइस्चर परसेंट होता है उसका अलग मेथड 27, फिर 40 से लेकर 10 तक है उसका अलग है, फिर 10 से लेकर 1 तक 0 तक है उसका अलग है, और लास्ट वाला बिल्कुल ड्राइड प्लांट है जो कि रूल 30 के अंदर डायरेक्ट बनाया गया है। तो आप वाले देखिए कि व्हाट प्लांट यू हैव एंड व्हाट इज द पोजीशन और यू में व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ दैट particular plant which you are using, that is dried or fresh. So first you find out what the moisture value of that particular plant, and accordingly then you put into that particular prescribed process, and accordingly you make the or prepare the medicines that will follow the total entire principle of electropathy. अब दूसरी बात ये रहा कि प्लांट में जैसे नक्स भूमिका में ठीक का एग्जांपल हाइड्रास्टिस, चेलिडोनियम, कैमोमिला, ये सब प्लांट यूज किया गया है। तो सर जब भी हम लोग देते हैं तो ये लोग पहला पेज खोलते हैं, ए बाबा यहाँ नक्स भूमिका है, चिल्डोनियम है, कैमोमिला, दीज आर होम्योपैथिक प्लांट, सो दिस इज कॉपी एंड पेस्ट, उठाकर फेंक दिया जाता है। लेकिन आज ये समझना जरूरी है कि सोर्सेस ऑफ प्लांट, सोर्सेस ऑफ मेडिसिन चाहे वो आयुर्वेद हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, बेस्ट फ्लावर हो या इलेक्ट्रोपैथी, सब में एक ही होता है, सबका सोर्स नेचर होता है।
और दूसरा ये चीज जान लीजिए कि इलेक्ट्रोपैथी में केवल एंड केवल ओनली एंड ओनली हर्बल प्लांट, हर्बल सोर्स होता है, दूसरा कुछ नहीं। इसके बाद और एक क्लैरिफिकेशन कर देना चाहता हूं। बहुत सारे इलेक्ट्रोपैथी बुक्स है जिसमें साफ साफ लिखा है कि इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन पॉइजनस प्लांट। ये भी गलत है। आप बेलेडोना के लीजिए, हाइड्रास्टिस को लीजिए, ये सब जितना है ये सब देखिएगा, ये सब पॉइजनस प्लांट। नक्स भूमिका बहुत प्लांट, एकोनाइट बहुत प्लांट। आज एकोनाइट का टिंचर खिलाया है, पूरा जीभ पैरालिसिस हो जाता है। बेलेडोना देखिएगा, सेरिब्रल अटैक इस तरह से आ जाता है। बेलेडोना एक आप लोग और सुने होंगे कोनियम, वो विष, ऐसा विष से कि आदमी तुरंत मर जाता है, लेकिन है कि नहीं जीवन। बात इस पर निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है कि जब आप प्रोसेसिंग करते हैं तो व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, एंड इन एंड प्रोडक्ट व्हाट यू आर गेटिंग। तो एंड प्रोडक्ट जो होता है इलेक्ट्रोपैथी में, उसमें फिर उसका पैरामीटर होता है। तो जब प्रोसेस अलग हो जाता है तो सिस्टम भी अलग होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे ही दूं तो अच्छा रहेगा। नक्स भूमिका, नक्स भूमिका देखिए, जब किसी से भी नक्स भूमिका बात कहा जाए तो सीधे तौर पर आएगा कि नो दिस इज होम्योपैथिक मेडिसिन, बट नॉट सो। नक्स भूमिका दैट इज द प्लांट। अब उस नक्स भूमिका का जो सीड्स यूज होता है सब में, यूनानी में भी होता है सर। उसको यूनानी में हम लोग अजारकी के नाम से जानते हैं, और अजारकी हम लोग का कोर्स अजारकी होता है, यूनानी में काम लाया जाता है। जो कि उसमें जो अजारकी जो यूज होता है वो अजारकी बेसिकली आर्थराइटिस, रूमेटिस, पैरालिसिस उसके जगह काम करता है। उसको अब जाइए आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में उसी नक्स भूमिका को कुचिला कहा जाता है। कुचिला तरह का एब्डोमिनल पेन में काम करता है वहां पर। एलोपैथी में जाइए तो नक्स भूमिका टिंचर वही नक्स भूमिका से बनाया जाता है। वो गया होम्योपैथी में देखते हैं और हमारे इलेक्ट्रोपैथी में देखते हैं। तो आप बताइए कि जब नक्स भूमिका प्लांट है, एक ही है, तो क्या जरूरत है जब अलग अलग इंडिकेशंस का एक ही होना चाहिए? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं अलग अलग तरीके से तो उसका मोड ऑफ एक्शन अलग हो जाता है। जब मोड ऑफ एक्शन आ गया तो उसका प्रिंसिपल अलग होगा, प्रिंसिपल जब अलग होगा तो उसका सिस्टम अलग होगी आपसे आप, है कि नहीं? तो इसीलिए नक्स भूमिका कहने का मतलब, तो जो लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है, वो गलत है। वहां आपको साफ साफ करना पड़ेगा द प्रोसेसेस और प्रोसेसिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम होम्योपैथी। इट कंटेन्स डिफरेंट मटेरियल वैल्यू एंड इट हैज डिफरेंट इंडिकेशंस और थेरेप्यूटिक वैल्यू दैट हैज बीन ऑलरेडी टेस्टेड सिंस द टाइम ऑफ मैटिंग। सो हियर इज द डिफरेंस, आप नहीं बोल सकते। तो ये भी लगभग गवर्नमेंट का खाता में, मैं खाता ही कहता हूं अकाउंट में, तो वहां ये क्लियर हो चुका है ना। अब आ गया उसके बाद कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले मिले पैरामीटर। गवर्नमेंट का मानना था कि जो मेडिसिन है वो आप लोग प्रिपेयर करते हैं कि बनाने का। सर से मैं एक आग्रह करता हूं, अब ये बात बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी हम लोग क्रॉस मेथड से मेडिसिन तैयारी करते हैं तो इसमें इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, इसकी जरूरत पड़ता है। तो जो भी इलेक्ट्रोपैथी के फार्मास्यूटिकल्स लैब है उनको अगर इथाइल अल्कोहल का व्यवस्था किया जाए, परमिट दिया जाए, तो मेडिसिन में स्टैंडर्डाइजेशन आएगा और मेडिसिन सटीक तरह से बन सकेगा। ऐसा कोई बात नहीं, मान लीजिए कि बिहार में जो कहते बिहार में मेडिसिन शराब बंद है, तो अल्कोहल बिहार में नहीं सारा हिंदुस्तान में बंद है। कोई अपने घर में
5 लीटर से ज्यादा इस तरह से जो रखते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं रख सकता। लेकिन आपको तो प्रिपरेशन के लिए चाहिए ना, तो प्रॉपर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। वहां से उसको करने का तो लाइसेंस का अगर व्यवस्था कर दिया तो इसका मिस यूज नहीं होता है। तो क्या बिहार में वो होम्योपैथी की लैब्स नहीं है? अगर नहीं रहेगा तो फिर मेडिसिन बनेगा कैसे? अब रह गया कि इसीलिए इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन आज जहां भी देखिए सब डिस्टिल वाटर में मिलता है। क्यों? क्योंकि अवेलेबल नहीं है। They are not authorized to keep any type of ethyl alcohol in their labs. They don't have that license. तो इसका व्यवस्था बहुत जरूरी है साइंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए अब जो मेडिसिन जो आता है तो देखिएगा डिस्टिल वाटर में, तो डिस्टिल वाटर में भी प्रिजर्व जो मेडिसिन होता है तो देखिएगा क्रॉस मेथड में या सिंपल में जो भी है उससे बनाया गया है। तो इलेक्ट्रोपैथी का जो स्टेपिंग है, फर्स्ट स्टेप में जहां पर हम लोग सुक्रोज यूज करते हैं, ईस्ट यूज करते हैं, हर्ब्स और डिस्टिल वाटर, तो उसमें सुक्रोज और ईस्ट वो मिलकर एक फर्मेंटेशन होता है, वहां से कुछ अल्कोहल वहां पर प्रिजर्व होता है। तो प्रिजर्व होता है तो जो भी मेडिसिन होना चाहिए दैट नॉट शुड बी बिलो द लेवल ऑफ 15% ऑफ अल्कोहल, अदरवाइज वो प्रिजर्व नहीं कर सकते। वो मेडिसिन हम जो है आपका करीबन 1 बरस तक रखते हैं, इससे ज्यादा सब बर्बाद हो जाता है। फिर एक बात देखिएगा कि बहुत लोगों को ये भी है, बहुत सारा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं कि मैटी के जितने भी पुराने बुक देखेंगे सब में ग्लोबुल्स का जिक्र किया गया है। 2 मेडिसिन है, एक ग्लोबुल्स रेमेडी, एक लिक्विड रेमेडी। तो लिक्विड रेमेडीज में सब इलेक्ट्रिसिटी आप पे आते हैं। अब ग्लोबुल्स रेमेडी में ये सब हमारा ग्रुप ऑफ मेडिसिन S1, S2, S3 ये सब आते हैं। ठीक है, तो अब वो ग्लोबुल्स रेमेडी कब होगा? क्या डिस्टिल वाटर में हम करेंगे तो कभी ग्लोबुल से बना सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए वो जरूरी है। यहाँ पर ग्लोबुल्स में हम मेडिसिन नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर अगर मेडी का बुक हम गवर्नमेंट के सामने रखते हैं सर, तो हम उस चीज को पूरी तरह से कंप्लाई नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो इतना कम से कम हमें अनुमति दिया जाए कि आप रिसर्च के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इतना आप रख सकते हैं या ये काम कर सकते हैं, तब ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा। अब रह गई कि अब जो डिस्टिल वाटर में जो मेडिसिन बनता है तो इसमें देखिए हिंदुस्तान के जितने भी ऑथेंटिक माने अपने तरफ से सेल्फ ऑथराइज जो है लैब है, सभी ने हम लोग के पास अपना एक एक किट भेजा। शुरू से सबको लोग बताते हैं कि मेडिसिन का स्टैंडर्डाइजेशन एक होना चाहिए। आपका S1 हमने यूज किया तो ठीक है, थोड़ा डायरिया डिसेंट्री। C10 यूज करते हैं, हमारा पेट दर्द ठीक होता है ना। C13 यूज करते हैं, हमारा गला ठीक होता है। ठीक है नहीं? हाँ, अब रह गया कि तो फिर S1 इनका यूज करते हैं तो काम क्यों नहीं करता, इनका S1 यूज करते हैं तो काम क्यों करता है? ये बहुत हमारे बीच में कंफ्यूजन है। आप अपने प्रैक्टिस में देखे होंगे ये क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पैरामीटर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड ऑप्शंस ऑफ फार्माकोपिया व्हिच वी हैव ऑलरेडी गिवन एंड अकॉर्डिंगली एवरीवन शुड फॉलो। यहाँ पर अर्जुन सिंह ने हमारे पास मेडिसिन भेजा था, उसने उसके बाद SR पंडित ने विष्णु इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन जो लेबोरेटरी जो था उनका था, अर्जुन सिंह का मैटी, तो ये भी हम लोगों ने अपने लैब में इसको डाला। तो एक मेडिसिन देखने के लिए कई चीज देखना जरूरी होता है। आप सही मेडिसिन यूज करते हैं, सही बात है कि मेडिसिन जब डिस्टिल वाटर में हो तो कम से कम ये देखना जरूरी होता है कि इस समय आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं either which is suitable to give for the patient or not. In that you have to see first कि what is the pH value। तो नॉर्मल pH वैल्यू सभी हम लोग जानते हैं, जो यूज कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट का ऑथराइज है, वो देखते हैं कि ठीक है नॉट शुड बी अबव 7।
ताकि हमें पीएच वैल्यू देख लेना चाहिए। दूसरा देख लेना चाहिए कि कंटेंट, अल्कोहल कंटेंट कितना है। तीसरा देखना चाहिए कि ठीक है मेडिसिन जो है उसका मटेरियल वैल्यू कितना है। एक प्रश्न आता है कि आप ये मेडिसिन जो यूज कर रहे हैं तो हम पहले पूछते हैं कि इसका ड्रग पावर क्या है। पहले तो आप ड्रग पावर जाएंगे ना, तब तो यूज करेंगे। ड्रग पावर कैसे उसमें देखना पड़ेगा कि उसका जो मटेरियल वैल्यू है। मटेरियल वैल्यू मतलब कि कंटेंट, सॉलिड कंटेंट कितना है, कितना परसेंट जो है सॉल्युबल इन वाटर है, कितना परसेंट आपका अल्कोहल में। एक बात बता दूं, इलेक्ट्रोपैथी को सबसे सुंदर और सिस्टमेटिक ऑथेंटिक सिस्टम माना गया है। भले आप आज मुंह से तर्क कर माने या नहीं माने। किस तरह से मैं बताता हूं कि मेडिसिन वही अच्छा होता है जो प्लांट का जितना भी कंटेंट है वो उसके अंदर प्रेजेंट हो। तो जब आप मेडिसिन को पहले डिस्टिल वाटर में डालते हैं तो जो कंटेंट सॉल्युबल इन डिस्टिल वाटर होता है वो चला आता है उसमें, लेकिन अल्कोहल सॉल्युबल उसमें नहीं डूबता है, नहीं आता है। सेकेंड स्टेप ट्रस्ट ने क्या किया, या जिम्पल ने बोला कि दूसरा उस ड्राइव जो बचा है उसको आप क्या करिए, अल्कोहल में डालिए। अल्कोहल में डाल के उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है। अब बच गया जो रेसिड्यू रह गया, उस रेसिड्यू को इंसिनेट किया जाता है, बर्न किया जाता है, उसका ऐश निकाला जाता है। ऐश निकालकर उस ऐश को कम से कम 2 से 3 बार उसको प्यूरिफाई किया जाता है डिस्टिल वाटर में। प्यूरिफाई करने के बाद फिर उसको हम लोग इसमें मिलाकर, तो ये देखिए प्रोसेस 1 2 3 तीनों को हम लोग फिर पंच कर उसके बाद डिस्टिलेशन करके जो मेडिसिन निकालते हैं वो रहा आपका स्पेसिफिक। तो देखिए प्लांट का सभी कंटेंट, वाटर सॉल्युबल, अल्कोहल सॉल्युबल और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो भी उसमें मिला हुआ है। तो प्लांट का पूरा चीज इसमें आ जाता है। यानी कि एक जो है नॉर्मल जो है ऑथेंटिक जो मेडिसिन से प्लांट का पूरा गुण मीन्स प्रॉपर्टी इसमें आ जाता है। इसलिए ये मेडिसिन जो है बहुत इफेक्टिव होता है, रैपिडिटी इसमें होता है, और इसीलिए मैटी ने इसका नाम भी जोड़ दिया था इलेक्ट्रोपैथी। जो इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन को लास्ट के 300 से 350 पेज में आपको ये पूरी तरह से साक्षात मिलेगा। तीसरा आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन। बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं व बहुत से मैन्युफैक्चरर है जो देखिएगा मेडिसिन जो है क्या इधर से होम्योपैथी मदर लाए, ये उसमें 3-4 तो 500 मिलाकर दे दी, मिलाकर बना दिए सीवन कि भाई उसमें रस्टक्स है, कोनियम है, हाइडास्टिस है, पिम्पिनेला है, सबका मदर टिंचर लाए तो नहीं मिला, मिलाकर उसके बाद सक्सेशन कर उसको कर दे दिए। देखते हैं मार्केट में कोई D1 बेचता है, कोई D5 बेचता है, कोई D6 बेचता है। व्हाट इज दिस? जब आप मैटी का बात करेंगे जेसो का, तो उसमें कोई भी मेडिसिन स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसका D4 के लेवल उसके बिलो है ही नहीं। तो ये जो प्रोसेसिंग जो आप करेंगे तो आपसे आपको D4 पे चला जाएगा, तो आप D1 कहां से जिक्र करते हैं भैया? देखिए बहुत इसका कोई भी एविडेंस सब कुछ जेसो के 1952 का पब्लिश्ड बुक है, 1986 का पब्लिश बुक है, उसमें आपको मिल जाएगा, वो भी कॉपी हम लोग के पास है। तो इसीलिए जब प्रोसेसिंग कर D4 लेवल पर चला आता है तो मेडिसिन बिल्कुल नॉन टॉक्सिक हो जाता है। तो यही कहा गया है कि इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन आर, सर हमारे बहुत करीब मित्र हुसैन साहब हैदराबाद से पधारे हैं। आपको बता दो ये बहुत ही बने करीब पुराने हमारे साथी रह चुके हैं, 35-40 बरस के इनके एक्सपीरियंस है। इनके एक्सपीरियंस भी हम लोग बहुत काम में लेते हैं, है ना। और ये
हर स्टेप को हम लोगों के साथ करते हैं। तो इनको मैं बोलूंगा आगे इनका स्वागत किया जाए। अर्जुन सिंह पंडित जी मोमेंटो और ये के साथ ये देख रहे हैं बहुत अस्वस्थ है, लेकिन इस अवस्था में भी हैदराबाद से इलेक्ट्रोपैथी का जो दर्द है इनको यहाँ तक खींच कर लाया है। तो इनके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, है ना। और आशा करते हैं ये शारीरिक तौर पर मतलब फिजिकली, मेंटली एज वेल एज स्पिरिचुअली फिट एंड फाइन रहे। थैंक यू सर। प्रेम है आपका। ठीक है, कर देते खत्म। तो ये रह गया बात। तो जब देखिए इस टेक्स्ट बुक का आप देखिएगा, ये चौथा एडिशन है, इसके आगे 2 एडिशन, तो बार बार ये टेक्स्ट बुक बीच में बदलना पड़ता है। इस बार भी बदल दिया गया, पहले वाले से मिलेगा नहीं। इसमें इस बार क्या है, अगले वाले में था जो जो आईडीसी ने बोला था, जो जो डिमांड किया था पूरा फुलफिल किया गया है। अब जो बाद में जो मेडिसिन का पैरामीटर मांगा वो भी सिर्फ फिलफिल करके भेज दिया गया है। तो आप भी जब इस बुक को पढ़ेंगे स्टूडेंट के तौर पर, तो देखेंगे आपको जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं पूरा पैरामीटर, प्रिपरेशन मेथड पैरामीटर, ये आपको इसमें मिल जाएगा, जो हर वक्त कभी भी किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास आप खड़े रहेंगे सामने, किसी भी का पेज खोल खोल कर आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक हमारा नहीं, सब पूरे हिंदुस्तान के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनके तरफ से ये बनाया गया है। भले मैं लिखा हूं लेकिन सबका आइडिया उन्हीं लोगों का रहा है। तो ये रहा स्टैंडर्डाइजेशन। लास्ट में मैं और बात बता दूं कि मेडिसिन का सिलेक्शन एक ये करता है डिपेंड फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, डॉक्टर टू डॉक्टर। आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आपका क्या थ्योरी है, लेकिन हमारा एम एक होना चाहिए। तो इसमें एक बात मैं बोलूंगा कि भले हम लोग कहीं देखते हैं, बहुत जगह प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं C1, F1, L1, G1 जी, दूसरे में आता है P4, N1, A1, तीसरे में और कुछ आता है। तो इस तरह देखते हैं कि ये पॉली प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है बहुत सारा मेडिसिन। नहीं, इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन तो खुद एक कंपाउंड है यार, इसमें आप क्या बनाइएगा। हर एक मेडिसिन में 8-10 मिला हुआ है। तो अगर मान आप 4-5 मेडिसिन एक साथ जब मिक्स करते हैं क्या बन जाता है। तो आप जहां तक कोशिश करिएगा, मैटी ने कहीं भी किसी बुक में सिंगल मेडिसिन ही यूज किया, कि अपने आप में धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए। मैटी फॉर्मुलेशन सीधा लाइए, फॉर्मुलेशन और मैटिस प्रिंसिपल। आपका डायग्नोसिस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। मेडिसिन 2 तरह से काम करता है, एक तो ऑर्गन बेस्ड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड। जो भी मेडिसिन अगर मान लीजिए 2 या 3 भी मेडिसिन देना पड़े तो दया करके आप उसको अलग अलग टाइम में भले दीजिए, लेकिन डोंट ट्राई टू मिक्स देम टुगेदर, नहीं तो खिचड़ी बन जाता है। आपको ये समझ में नहीं आता कि S1 काम करता है ना S2 काम करता है ना S5 करता है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि अगर सिंगल मेडिसिन मैटी के तौर पर यूज करेंगे तो कभी कभी फेल नहीं होंगे। पहले थोड़ा सा ट्रबल होगा क्योंकि प्रिंसिपल हमें जानना पड़ेगा। हमने आपके आज 35-40 बरस के लाइफ में कभी जो मेडिसिन जो है 2 या 3 कभी मिक्स हम लोगों ने, चाहे जो भी जितना भी बड़ा रोग, भले 2 दिया हो तो एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को, इस तरह से, लेकिन मिक्स करके नहीं। तो मैटिस प्रिंसिपल ये है। मैटी प्रिंसिपल बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन। आईडीसी में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया था, केसर भाई याद है, कि आप इलेक्ट्रोपैथी तो करते हैं, तो एलोपैथी का अलग डायग्नोसिस मेथड है, आयुर्वेद का अलग है, यूनानी का अलग है, होम्योपैथिकल। आपका डायग्नोसिस मेथड क्या है?
हाउ यू डायग्नोस दैट वन? तो याद रखिएगा वहां हम लोगों ने जो प्रोपोजल जो डाला था कि हमारा डायग्नोसिस मेथड है कॉन्स्टिट्यूशन। जितना भी मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिम्फेटिक, सैंग्विन, बिलियस, नर्वस, मिक्स जो भी है, तो जनरली लिम्फेटिक, सैंग्विन और मिक्स हम लोगों ने तीन के ऊपर पूरा अच्छी तरह से वर्णना करके दिया था। एक एक केस हिस्ट्री जो है वो जो मांगा था गवर्नमेंट को, हम लोगों ने सर केस हिस्ट्री भी जो केस है, केस टेकिंग साइंडियस मिलाकर करीबन 36 के ऊपर, जिसमें आपका हेमोराइड से लेकर उसके बाद एजमा के ऊपर, उसके बाद कुछ कैंसर का भी था, थायराइड के ऊपर था, उसके बाद एमेनोरिया के ऊपर था, मेट्रोरेजिया के ऊपर था। इस तरह का हम लोगों ने गवर्नमेंट को जो केस जो सबमिट किया है विथ एविडेंस, वो हम लोगों ने सबमिट किया है, उसको भी जरा देखा जाए। और आप लोगों से भी एक अनुरोध है कि आप कहीं भी इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस करें अपना बोर्ड जरूर लगाएं, इलेक्ट्रोपैथी लिखे वहां। दूसरा, डायरी जरूर मेंटेन करें, केस टेकिंग, प्रॉपर केस टेकिंग ले और उसको रिकॉर्ड में रखिए, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। और वो एविडेंस जब भी हो गवर्नमेंट के तौर लास्ट के तौर पर किसी से सर्टिफाई कराइए, पेशेंट खुद सर्टिफाई कर दे, या जब कभी भी आप हो बगल में यदि कोई आपके पास क्वालिफाइड डॉक्टर है, क्वालिफाइड आई डोंट मीन यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर क्वालिफाइड, बट अदर देन यू जो है ना ऑफिशियल रिकॉग्नाइज होम्योपैथी आयुर्वेद यूनानी के डॉक्टर है, उससे आप सर्टिफाई कर केस को एक जगह आप दबा कर रखें, दबा कर आई मीन्स अपने ऑफिस में रखें, और जब प्रयोजन पड़े तो आपके संस्था अध्यक्ष जो भी है उनको आप लोग दिया करिए। वो जब हम लोग के पास भेजेंगे तो हम लोग उसको एक केस टेकिंग अच्छी तरह से गवर्नमेंट को हम लोग डील कर सकेंगे, और गवर्नमेंट को हम लोग नॉट कर सकेंगे कि दिस इज द रिकॉर्ड of the cases which we have cured, and electropathy it cures। और इसलिए लास्ट में एक बात होती है, इलेक्ट्रोपैथी दैट मेक्स इट्स ओन वे, जरूरत किसी का नहीं पड़ता। तो इसी के साथ मैं आप सबको इतना घटिया स्पीच सुनने के लिए, है ना, समय बर्बाद करने के लिए, बहुत सा कंफ्यूजिंग मैटर बोलने के लिए, हो सकता है कि किसी को बुरा लगा। कोई भी अगर कंपनी हो भाई, फार्मेसी कंपनी, फार्मास्यूटिकल्स, मैं गलती अगर किया हूं, बोला हूं, तो भाई मुझे माफ करें। कोई डॉक्टर जो है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अपना अपना प्रैक्टिस है। मैं काउंट मेडिकल प्रिंसिपल के बारे में बात किया, किसी का इंडिविजुअल नहीं। सो इट्स बेटर यू डोंट टेक इट अदरवाइज। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. You have explained very well about the pharmacy of medicine and electrohomeopathy. And one thing, sir, you have said rightly. ये जो मीडिया और न्यूज़पेपर में जो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है होम्योपैथी और इलेक्ट्रोपैथ के नाम के बीच जो कंफ्यूजन होता है, बल्कि देयर इज आल्सो कंफ्यूजन अमंग द पेशेंट्स, दे कंसीडर electrohomeopathy as homeopathy. So we should work on it to clear the confusion of this name of this pathy by practicing the electrohomeopathy with full dedication without amalgamation of any other pathy or medicine. Then it will get a distinguished recognition. Because electrohomeopathy ये अनुपम तत्काल गुणकारी में ठोस सरल संबंध के बीच में हानि रहित प्राकृतिक और आधुनिकतम चिकित्सा पद्धति है, जिसमें सभी रोगों का इलाज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें रोगों का दमन नहीं बल्कि उन्मूलन किया जाता है। सो हमारे इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे इसके आविष्कारकर्ता और प्रेरणा के मैथ्यू साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इसी के साथ एक
नारा लगाते हम सभी इलेक्ट्रोपैथ के प्रैक्टिशनर के उत्साह वर्धन के लिए मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट इसी के साथ I would like to call upon Dr. Soumit Srivastava to the dais to present his speech. Please to the podium and please give a big round of applause for him. जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर सोमित श्रीवास्तव जी का। आदरणीय चिकित्सकगण, इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर एलोपैथी को नमस्कार एंड मेरा प्रणाम। डॉक्टर शोभित कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम समस्तीपुर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड BEMS फ्रॉम पटना। मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करता था और DK मेमोरियल कानपुर के चिकित्सक के द्वारा हमें इलेक्ट्रोपैथ की जानकारी मिली। उस जानकारी के माध्यम से मैंने इसमें एडमिशन कराया और एडमिशन के साथ हमने कई सारे पेशेंट का अच्छा रिजल्ट देखा इस ट्रीटमेंट के माध्यम से। और उन्होंने सर इस पैथ के कई सारे सेमिनार के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर अर्जुन सर से हमें मुलाकात कराया। और सबसे पहले हमने डॉक्टर KN झा सर का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने प्रोग्राम मुजफ्फरपुर में जब रखा तो सर से मुलाकात हुई और सर ने फार्मेसी के बारे में जब हमें बताया और मैं उसके बाद इलेक्ट्रोपैथ की जब प्रैक्टिस शुरू की तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिला। फिर हमें यह भी पता चला कि हर माह 1, 2, 3 को सर अपने कॉलेज में मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट नरेनिया मीरगंज की तरफ से हर माह 1, 2, 3 को फ्री एजुकेशन क्लास देते हैं। मैं 2022 से अभी तक कंटिन्यू सर के पास फ्री एजुकेशन का लाभ लेने समस्तीपुर से आता हूं और मैं कंटिन्यू इनकी फार्मेसी को ऑब्जर्व किया कि सर ने फार्मेसी जो डेवलप किए हैं सबसे बड़ी बात है किसी भी पैथ की आधार उसकी फार्मेसी होती है। जो डॉक्टर अर्जुन सर ने उस आधार को एक बेस डेवलपमेंट दिए हैं और अब हम सभी इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर को इस आधार का साथ आगे बढ़ना है। एक डॉक्टर अनडेवलप फार्मेसी के द्वारा सफल चिकित्सा नहीं कर सकते। डॉक्टर अर्जुन सर ने इलेक्ट्रोपैथ को विदेशी औषधि से मोहताज होने से बचाकर देसी हर्ब से ही सारी दवा बना डाले हैं। धन्यवाद सर। अपने देश के सर बताए हमें कि अपने देश के अंतर्गत जो भी हर्ब्स है उसका हमारे ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा लाभ होता है, क्योंकि हम इस वातावरण, इस इकोसिस्टम के अंदर हैं और इस इकोसिस्टम के अंदर जो हमारा जीव है, जो प्लांट्स है, उसका उस पर प्रभाव बेहतर होता है। और सिमिलरिटीज प्लांट की प्रॉपर्टीज, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, अगर हमें यहाँ मिल रही है और उसे उपयोग कर हम उसे लाभ मिल रही है तो हम इसे क्यों उपयोग नहीं करेंगे। तो सर ने जो मैटी सर के द्वारा 38 मेडिसिन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया, उसके बाद कंटिन्यू सर फार्मेसी में अपने इंडियन प्लांट्स या कुछ फॉरेन प्लांट्स को भी यूज कर अपने फार्मेसी को डेवलप किए और स्पेशली हर रेमेडीज, हर डिजीज पर्पज से
मेडिसिन को बनाए हैं, रिसर्च किए हैं, डेवलप किए हैं और इसका उपयोग कर हम बहुत अच्छा लाभ ले पा रहे हैं। आज डॉक्टर अर्जुन सर द्वारा डेवलपमेंट फार्मेसी के माध्यम से इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर समाज के अंतर्गत सामान्य चिकित्सा के साथ विशेष चिकित्सा भी कर पा रहे हैं, जैसे कैंसर, आईबीएस, लिवर सिरोसिस, कैंसर, मल्टीपल माइलोमा एंड डिफरेंट जो क्रॉनिक केसेस हैं, जो सभी पैथ जब हाथ उठा देते हैं तो हमारी पैथ उनका हाथ आगे बढ़ाकर सहारा के लिए तैयार होते हैं और खड़े होते हैं और उन्हें इलाज सफलतापूर्वक देकर उनकी हौसला बढ़ाते हैं। मैं स्वयं, मेरे फादर इन लॉ को ब्लैडर कैंसर हो गई थी, पटना आईजीएमएस महावीर कीमो के लिए एडवाइस किया और नेक्स्ट रेडिएशन के लिए एडवाइस किया गया। मैं उनकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू, केवल हमने सलाह के लिए गया उनके पास और अपने इलेक्ट्रोपैथ की मेडिसिन कंटिन्यू सर के साथ, डिसीजन के साथ कंटिन्यू चलाते रहा और हमने उन सीनियर डॉक्टर के गाइडलाइन में भी रहे। बस हमने केवल रेडिएशन और कीमो की बात सुनी, समझी, सब जाना, पर उसको ऑप्शन लिया नहीं। बट उतने दौरान ही महावीर संस्था के जाने की मीटिंग के दौरान तक लगभग 1 महीना हमें मिला अपने फादर इन लॉ को मेडिसिन देने का। जब एक मीटिंग हुई, जब डाउटेबल हो गया कि इतनी सारे सिम्टम, इतनी क्रॉनिक हिमीचूरिया हुई उनके साथ और पेशेंट हमारे सामने नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, फिजिकली फिट हैं, वर्क कर रहे हैं, उनकी उस मीटिंग में सारे कार्सिनोमा जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे वो सारे डाउट थे, उनको बार बार प्रेस करके देख रहे थे, फिजिकली पूछ रहे थे, स्ट्रांगली बोल रहे थे आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, इतनी सारा आपका क्रिटिकल पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है आपकी। वो डाउट में बोले कि आप जाइए वेट एंड वॉच कीजिए। और फिर जब 1 महीने के बाद सर के पास लाए और सर ने फिर देखा, बहुत अच्छा रहा रिजल्ट उनका, आज वो बिल्कुल फिट है। आज मैं सर के मदद से मैं अपने फादर इन लॉ का ही लाइफ नहीं बचाया, लाइफ की लॉन्ग नहीं किया, कई सारे मैंने आईबीएस पेशेंट को ठीक किया आज, जो किसी से पॉसिबल नहीं है। कोई एलोपैथ डॉक्टर अभी हमारे गांव के जैसे बगल में एम्स तक उन्होंने दिखाया और 1.5 साल लगातार दिल्ली एम्स की दवा खाई। वो पेशेंट हार मानकर पूछता है सर कब तक दवा खानी होगी, उन्हें बोला, डॉक्टर ने बोला लाइफ टाइम। डॉक्टर ये नहीं कहें कि आयुर्वेद के पास जाओ आप या किसी नेचुरोपैथी से आप संपर्क करो या इलेक्ट्रोपैथ या होम्योपैथ। वो पेशेंट समझ गया, वो पेशेंट हमें बता रहा था कि हमें लगता है कि इनसे ठीक नहीं होगा, किसी आयुर्वेद के पास जाना होगा। हमारी बोर्ड देखकर जब आए, हमारे जस्ट बगल में एमडी हैं बैठे हुए, उनसे ट्रीटमेंट हुआ, 1 हफ्ते का कोई रिलीफ नहीं मिली, अल्ट्रासाउंड हो रहा था, तो मेरी बोर्ड देख करके उन्होंने मेरे पास आए मिलने और हमने बताया कि आप 15 डेज का फर्स्ट मेडिसिन लीजिए, अगर रिलीफ मिले तो कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप कोई हायर सेंटर आप कंसल्ट में रहिएगा। आज 4 महीने हो रहे हैं और वो अपना नाई का काम करता है दिल्ली बस स्टैंड पे। वो काम छोड़ के घर पे पड़ा हुआ था साल भर से। हमने उसे 2 महीने के अंदर हमने बोला आप जाओ, अपने वर्क को करो, आप मेरे फोन से कंसल्ट पे रहना, मैं आपका डाइट प्लान बताता रहूंगा, मैं आपको मेडिसिन कोरियर से भेजता रहूंगा, आप अपने फैमिली को देखो, आप अपना वर्क करो। आज वो कंटिन्यू अपनी हजाम की काम दिल्ली बस स्टैंड पे कंटिन्यू करते आ रहे हैं वो, और वो बहुत खुश है, उनके परिवार, उनके समाज हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, कई सारे पेशेंट को भेजते हैं। सो मैं यही कहना चाहता हूं कि सर के पास आने के बाद जो फार्मेसी हमें समझ में आया, हर जगह हमने गया, देखा, ऑब्जर्व किया, कई सारे सेमिनार में हमें साइंटिफिकली बात नहीं मिलती थी। आप वेन 1 to वेन 9 बना लिए, बट क्या प्लांट है, क्यों उसमें ऐड किया, किस पर्पज से किया, साइंटिफिकली रिप्लाई नहीं मिलती थी, सेटिस्फाइड नहीं होते थे हम। इसलिए उनकी फार्मेसी की मेडिसिन या पेटेंट दवा हमें यूज करने के लिए हार्ट अलाउ नहीं करता था।
और सर की लैब, सर खुद यहाँ अपने लैब को दिखाते हैं कि हम जो फ्रेश प्लांट है वो अपना नियर बाई हो या अदर स्टेट से जो मंगवाते हैं उसे किस तरह से उसकी वोलेटाइल पार्ट, उसकी ऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट, जो सॉल्ट है उसको एस बनाकर तीनों को मिक्स करके स्पेसिफिक बनाकर और किस तरह से डायल्यूशन उसको डाइल्यूट करते हैं और मेडिसिन कैसे पेशेंट पे अप्लाई करना है, उसको प्रिजर्व कैसे करना है। सबसे अच्छी बात है कि हमारी मेडिसिन सर ने डिस्टिल वाटर पे ही बना दिया है, कोई अल्कोहल की जरूरत नहीं है। तो सर की फार्मेसी समझने की बात है। आप हर माह 1, 2, 3 तारीख को आकर सर से उनकी फार्मेसी, उनकी प्रैक्टिस, ट्रीटमेंट, सर क्लास लेते हैं, सारी चीज बताते हैं, उनको समझकर उनका लाभ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आपने कहा कि इसका प्रभाव बहुत ही गहरा है, हम योगा भी करेंगे। Because electromagnetism is the quite harmless, unique, natural, and very powerful of the medical science maintaining the utility of our lives.